देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान करने वाली प्रियंका गांधी ने सूबे की सियासत को एक नया मोड़ देने का दांव खेला है। हालांकि प्रियंका की इस रणनीति से कांग्रेस को कितना फायदा होता है ये तो नतीजे ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल तो उन्होंने नारी शक्ति को इस चुनाव के फोकस में ला दिया है। मजबूरी में ही सही, लेकिन इस रणनीति के काट के लिए अब बीजेपी समेत बाकी पार्टियों को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं अगर प्रियंका भी चुनावी मैदान में कूदती हैं तो फिर यूपी का यह चुनाव हाई प्रोफाइल बनने के साथ ही हाई वोल्टेज में भी तब्दील हो जाएगा, क्योंकि प्रियंका का ये पहला चुनाव होगा जिसे जीतने के लिए पार्टी की हालत करो या मरो वाली ही होगी। कांग्रेस नेताओं की माने तो प्रियंका गांधी यूपी में बदलाव की राजनीति करने के लिए आई हैं और उनके निर्णय उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हैं जो बदलाव चाहती है। शायद यही वजह है कि उन्होंने चुनावी रणनीति से लेकर टिकट बंटवारे तक हर फैसले को अलग नज़रिए से देखा है। तो वहीं राजनीतिक पंडित प्रियंका के इन फैसलों को ऐतिहासिक करार देते हुए बेहद सोच समझकर उठाया हुआ कदम बता रहे हैं। बहरहाल विधानसभा चुनाव में प्रियंका पूरी क्षमता के साथ सरकार से सड़क पर लड़ रही हैं, लेकिन अहम सवाल यही है कि प्रियंका के फैसलों से क्या सचमुच यूपी में सियासत की तस्वीर बदल पाएगी। उत्तर प्रदेश में पार्टी बहुत पुरानी है, राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन जिस प्रयोगात्मक रणनीति को अपनाकर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रही है, ये काबिल गौर और काबिल तारीफ दोनों हैं। काबिल गौर इसलिए कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इस तरह की रणनीति बड़े स्तर पर बनाना कि जहां आप 166 प्रत्याशी घोषित करें और उसमें 117 प्रत्याशी ऐसे हों जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हों, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बड़ा प्रयोग उत्तर प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में। और ये प्रयोग कितना सफल होगा ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन जो बात शोषित, वंचित, पिछड़ों और दलित और स्त्री के बारे में ये कही जाती थी कि कहीं ना कहीं जो अधिकारों की पैरवी करने वाले लोग हैं वो पुख्ता नहीं हैं या वो कमज़ोर हैं। लेकिन बदलते हुए दौर में राजनीति जब बदलने लगी तो बड़े बड़े फैसले होने लगे। चाहे बीजेपी ने 3 तलाक का जैसा अहम कदम उठाया, अब उसी कड़ी में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जा रहा है तो ऐसे में कांग्रेस मैदान में आई है। 31 साल बाद कहीं खोई हुई ज़मीन को खोजने की तलाश में है, लेकिन ज़मीन को खोजने की तलाश बहुत ही सैद्धांतिक तरीके से और प्रयोगात्मक तरीके से की है। कहीं ना कहीं उन लोगों को जोड़ने की कोशिश की है जो लोग मुख्य धारा में, राजनीति की मुख्य धारा में आने से वंचित रहे या उनकी आने का हौसला नहीं जुटा पाए। और अगर ऐसे लोग निश्चित रूप से कहीं राजनीति में मुख्य धारा में आते हैं, राजनीति की मुख्य धारा में, तो वो हौसला जो कहीं आम इंसान का थोड़ा बहुत राजनीति से सोचने में रहता है कि राजनीति में लाल कालीन के ऊपर उनको क्या स्थान मिलेगा या उनका स्थान कितना होगा, तो वहाँ अगर 117 में से कुछ लोग चुन के आते हैं, निश्चित रूप से बड़ा प्रयोग इस समय होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। दिलीप यशवर्धन, राजनीतिक विश्लेषक, फरहत अली खान बीजेपी से, वरुण पुरोहित कांग्रेस से। आप तीनों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले फरहत अली खान जी आपके पास आएंगे। देखिए, ये जो भैया जी का फैसला लिखा हुआ है, आपने देखा होगा टाइटल, अमेठी में स्नेह से, प्यार से प्रियंका गांधी को भैया जी कहा जाता है। देखिए फरहत अली खान जी, दलों में हैं, सब चीज़ें अपनी जगह जायज़ हैं, आप अपनी जगह हैं, लेकिन जिस प्रयोग की तलाश लोगों को है, आम इंसान को है कि ये प्रयोग होना चाहिए राजनीति में, वो हौसला कहीं जुटाया है प्रियंका गांधी ने। इस बार 117 नए प्रत्याशी हैं और वो लोग जो कहीं सोचते थे कि राजनीति की मुख्यधारा में कैसे आ पाएंगे, उनको घर से बुला के बैठाया गया कि आप आइए और राजनीति की मुख्यधारा में शामिल हुई है और अपनी बातें रखिए। आप कैसे देखते हैं इसको?
जो माननीय प्रियंका गांधी जी और वो अपना प्रयास लेकर आई हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं लोग राजनीति में, लेकिन कांग्रेस पुरानी पार्टी नहीं है। कांग्रेस वो पार्टी थी जिसने देश को आजाद कराया था, जो एक परिवार की पार्टी नहीं थी, लेकिन आजादी के बाद ये एक परिवार की पार्टी बन गई और पालने में राजनीति करने लगी। और परिश्रमी जो पार्टियां थी वो उभर के आई। उन्होंने सामाजिक विकास भी किया, धार्मिक विकास भी किया, और खास तौर से, मुख्य तौर से हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं की तरफ पहले ध्यान दिया। इससे पहले कोई महिलाओं के प्रति जो था वो इतना उदासीन नहीं था। तो ये हमारा प्रयोग को रिकंटिन्यू कर रही हैं, क्योंकि अब ये घरों में जाके इनका स्वागत है कि महिलाओं को सम्मान दे रही हैं, लेकिन पुरुष जो हैं, जो बहुत मेहनत कर रहे थे और वो वंचित रह रहे हैं टिकट से, इनके टिकट लोग वापस कर दे रहे हैं। तो अब क्या किया जाएगा? तो ये प्रयोग नहीं है, बल्कि महिलाओं पे थोपने वाला एक संदेश है कि हम महिलाओं को आगे आ रहे हैं। लखनऊ में जो लड़की इनकी पोस्टर गर्ल थी, उसको टिकट काट दिया गया। तो मुझे नहीं लगता कि ये इनका ये जो कदम है ये कहीं पर सकारात्मक सही साबित होगा, लेकिन अच्छा कदम है और स्वागत योग्य है, करना चाहिए। लेकिन राजनीति में जो है वो सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है वरुण जी, देखिए जो बदलता हुआ दौर है उसमें कहीं ना कहीं राजनीति का मूल्यांकन जब ये पॉपकॉर्न और बर्गर वाली पीढ़ी करती है तो उसको तो खैर पता नहीं है कि राजनीति में हो क्या रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उत्साहित इस बात को लेके होती है कि बदलाव कुछ होना चाहिए। और वो बदलाव जो सोचा जा रहा था, तमाम दल सोच रहे थे कि ये कुछ होना चाहिए भाई। आशा वर्कर को घर से बुला के टिकट दिया, जो रेप पीड़िता हैं उनकी माँ को टिकट दिया कि आइए आप राजनीति की मुख्य धारा में आके और अधिकारों के लिए लड़िए। तो ये जो फैसला लागू किया, इसमें बहुत पुराने आपके जो किचन कैबिनेट में रहते हैं कांग्रेस के लोग, उनकी चल नहीं पाई है। ये प्रियंका गांधी का स्वयं का फैसला है। लगता है कहीं ना कहीं पूरी तरह उनकी छाप और उनका इसमें अड़िग रहना ये बड़ा एक बदलाव है कांग्रेस में। देखिए त्रिशूल जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही। प्रियंका गांधी की छाप है। कांग्रेस हमेशा प्रोग्रेसिव रही है। मैं खान साहब का भी पहले शुक्रिया अदा कर दूं, उन्होंने कांग्रेस को बताया कांग्रेस ने आजादी दिलाई, कांग्रेस की बहुत तारीफ करी और प्रियंका गांधी कदम की भी तारीफ करी। उसके लिए खान साहब का मैं शुक्रिया अदा प्रियंका गांधी की सोच है, राजीव गांधी की भी सोच, इंदिरा गांधी की सोच। आप देखिए आजादी के बाद से चूर हो सकता है, कई बार कहा गांधी परिवार, क्योंकि चुनावी प्रणाली आ गई थी। इसलिए आप देखिए नेहरू जी के टाइम नेहरू जी के नाम से कांग्रेस और नेहरू जी के नाम से चुनाव होता था, फिर कांग्रेस इंदिरा गांधी जी के नाम से होता था, कांग्रेस राजीव गांधी के नाम। तो ये तो हर जगह। और आज मोदी जी बीजेपी मोदी, वो पर्सोनिफिकेशन राजनीतिक टिप्पणी ने आप ज्यादा समझते हो और हो ही रहा है देश में। लेकिन देखिए प्रियंका गांधी ने पहचाना कि आज महिलाओं की स्थिति, जैसे राजीव गांधी जी ने पहचाना, राजनीतिक रूप से एम्पावरमेंट किया उन्होंने पंचायत और नगर निकायों में आरक्षण दे करके। उस समय बड़ा विरोध हुआ था पूरे देश में, कोई मंद विरोध करता था, कोई खुल के करता था, जो पुरुष प्रधान हमारा समाज था। और राजीव जी ने पाया कि जब तक गाँव की मुखिया सरपंच नहीं होगी, तो गाँव में आप देखिए त्रिशूल जी, गाँव की महिला भैंस गाय का काम भी वही करे, बच्चों को भी पाले, खेती पाना तो वही करे। पुरुष जो होता है वो तो खाली हल चला दिया, ट्रैक्टर चला दिया, फसल कटाई में सहयोग कर दिया। तो महिलाएं, गांव की महिलाएं शहर की महिलाओं से ज्यादा काम करती थी। तो राजीव जी ने पाया कि उनका जब तक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगा, जब तक रियल वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा, तो उन्होंने आरक्षण किया। आज देखिए पूरे देश भर में मेयर, शहरों की मेयर महिलाएं होती हैं। आप देखिए सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख महिलाएं होती हैं। तो कितना बदलाव आया देश के अंदर। दूसरा बदलाव आया, शिक्षा इतनी ज्यादा हो गई इतने सालों में कि लड़कियां शिक्षित हो गई। आप देखिए हस्तिनापुर से हमने किसी को टिकट दिया, तो आज कुछ जो हिंदू संगठन है वो हमारे तो हो ही नहीं सकते, बीजेपी ने ठेका ले रखा हिंदू संगठनों का, तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया कि साहब कैसे मॉडल को कैसे टिकट दे दिया, उसको कैसे। अरे भाई आपके स्मृति ईरानी जी की भी भिन्न भिन्न ड्रेसों में फोटो आई थी, कोई बात थोड़ी कपड़े क्या पहनता है, कोई क्या करता है, क्या प्रोफेशन है उसका। ये चीज का, सोच का जो बदलाव
प्रियंका गांधी ने लाने का जो प्रयास किया है ये जबरदस्त देश के लिए होगा। आने वाले समय में आप देखिएगा महिलाओं को 40% 50% भागीदारी सब पार्टियों को देनी पड़ेगी। और जब संसद में विधानसभाओं में विधायिका कानून बनाने वाली संस्था का 50% हिस्सा 40% हिस्सा महिला होगी, जो माँ बहन रूप आप देखिए पत्नी के रूप में हमारे को एक तरह से प्रशासनिक जितनी पावर महिलाओं में होती है, माँ सिखाती है बच्चे को, हमको भी हमारी माँ ने सिखाया, आपको सिखाया, बहन अपने हिसाब से सिखाती है, पत्नी हिसाब से सिखाती है, तो पुरुष का जीवन तो चलता ही महिलाओं के पीछे। आज महिलाओं को जब राजनीतिक शक्ति हाथ में आ जाएगी तो आप ये देखिएगा भ्रष्टाचार भी कम हो जाएगा, और जो उलूल जलूल अश्लील गंदी जो भी हम कहें वोकेबुलरी से शब्द लें, जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं नेता आजकल, वो भी कम हो जाएगा। ये चीज अब सीटें कितनी आती है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें अलग बात है, लेकिन आप देखिए जो गैंग रेप की पीड़िता है उनकी मां को टिकट देना, उन लड़कियों को आगे लाना, निदा खान को टिकट देना, ऐसी बातें कांग्रेस से कर रही है। आपने कांग्रेस की जो प्रोग्रेसिव सोच है, आप देखिए मनरेगा कौन लाया, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का। ठीक है, मैं आऊंगा वरुण जी मैं आऊंगा आपके पास। दिलीप जी देखिए, ये जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है उसमें इस तरह का बड़ा एक चेंजेस करना कि आप 166 प्रत्याशियों में से 117 प्रत्याशी वो ला दें जिन्हें राजनीति का ककहरा नहीं आता, जो चुनाव की ये जो सियासी पॉलिटिक्स ये सब बिसात नहीं जानते। कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी ये बात उठ रही होगी बहुत लंबे अरसे से, लेकिन वो जो बीड़ा उठाया प्रियंका गांधी ने और इस तरह बड़े बदलाव को एकदम सम्मिलित कर दिया, तो ये कैसे देखते हैं कि ये जो 117 नए लोग हैं राजनीति का ककहरा नहीं जानते हैं, ये राजनीति की मुख्य धारा में अगर इनमें से कुछ लोग आते हैं तो क्या बदलाव हो सकता है, और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बदल रही है अपने आप में? त्रिशूल जी, महिलाओं को लेकर के हर पार्टी का एजेंडा एक ही है, महिला सशक्तिकरण। भाषा और स्ट्रेटजी ये अलग हो सकती है। ऐसी इस देश की कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं जो ये कहे कि हम महिलाओं का उत्थान नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी वही बात करती है, कांग्रेस भी वही बात करती है, समाजवादी पार्टी, सारी पार्टियां वही बात करती है, लेकिन सबका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। अब रहा जो आपका सवाल है कि जो 117 नए लोग कांग्रेस लेकर के आए हैं जिन्हें राजनीति का ज्ञान नहीं है, इसके दो फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा तो ये कि अगर ये अपनी सीट से जीत करके आते हैं तो प्रियंका गांधी का एकमात्र होल्ड रहेगा, क्योंकि वो उन्हीं के डायरेक्शन पर काम करेंगी। दूसरा फायदा ये भी हो सकता है कि जिन्हें राजनीति का ज्ञान नहीं है वो आ करके कुछ काम करेंगे, क्योंकि उनके लिए राजनीतिक व्यापार नहीं होगा। वो बदलाव के वास्ते आ रहे हैं तो बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, और कई बार ऐसा होता है कि वो लोग जिनको मौका नहीं मिला होता है उनको अगर मौका मिल जाता है तो वो कुछ ऐसा कर डालते हैं जिसकी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। दिलीप यशवर्धन जी, बिल्कुल निश्चित रूप से बदलते हुए वक्त पे, बदलते हुए देश में कहीं ना कहीं चीजें बदल रही हैं, और उसका बड़ा गवाह इस समय जो ये कांग्रेस ने जो टिकट बांटे हैं उसमें भी कहीं वो बदलाव दिखता है। ये जरूरी है बदलाव त्रिशूल, इस बदलाव में कोई बुराई नहीं है। अगर महिलाओं के हाथ में हम कमान देना चाहते हैं राजनीति की, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। आप पौराणिक मान्यताओं को उठा करके देख लीजिए, जब इस धरती पर संकट आया था तो सारे पुरुष देवी की आराधना करने ही गए थे, और देवी ने ही इस धरती को संकट से निजात दिलाई थी। और हमारे आदरणीय जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी लीडरशिप का एक एग्जाम्पल स्टेब्लिश किया। पहले उन्होंने अपने पिताजी नेहरू जी की सेक्रेटरी के रूप में काम किया, फिर उन्होंने देश की कमान संभाली और देश को आगे लेके भी गई। तो अगर महिलाओं को आगे लाने की बात करते हैं तो इसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी तो महिलाओं को आगे लाने की बात करते हैं। और जैसे एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है पोस्टर गर्ल, मैं इस बात पर ऑब्जेक्शन करना चाहूंगा। पोस्टर गर्ल, ये राजनीति की बात हो रही है। ये देश को जो देश को आगे लेकर के जाएंगे उन योद्धाओं की बात हो रही है। पोस्टर गर्ल जो होता है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। ये पोस्टर गर्ल है। पोस्टर गर्ल क्या शब्द होता है? तो सर दिलीप ठीक है, उनका चेहरा इस स्लोगन के साथ इस्तेमाल किया गया था। वो एक चेहरा थी कांग्रेस के स्लोगन का, उसको पोस्टर गर्ल कह के बताया जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी टीवी सीरियल की या किसी फिल्म की अभिनेत्री थी और ये फिल्म छोड़ करके दूसरी फिल्म में चली गई हैं। और अल्टीमेटली उनको शरण किसने दी?
भारतीय जनता पार्टी ने दी। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है कि हाँ, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है। भारतीय जनता पार्टी, ये जरूर है कि कांग्रेस के इस नारे से बाकी पार्टियों में खलबली मच गई है, क्योंकि बाकी पार्टी की महिलाएं जो अभी तक सबसाइड हुआ करती थी, उनके अंदर एक नई चेतना जागरूक हो गई है कि जब कांग्रेस ये कर सकती है तो हमें भी हमारी पार्टी को आगे लाना पड़ेगा, लाना चाहिए और लाना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। फरहत अली खान जी, देखिए निश्चित रूप से आपने 3 तलाक से लेके आधी आबादी के अधिकारों को बुलंद करने की जो पैरवी की है, निश्चित रूप से सराहनीय है। लेकिन ये एक अकेले आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है, ये तो तमाम उन राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है जो कहीं ना कहीं अगवानी कर रहे हैं इस लोकतंत्र की। तो ऐसे में दिलीप यशवर्धन जी ने भी जो कहा कि एक बदलाव आ रहा है, लेकिन इस तरह लिखा जाना पोस्टर गर्ल, ये भी ठीक नहीं है। लेकिन आप क्या समझते हैं, एक इंसान के बतौर, एक नागरिक के बतौर, क्या बदलाव सच में होना चाहिए? क्योंकि बड़ी बड़ी बातें होती है राजनीतिक दलों में, तमाम बड़ी बातों के बीच में जो ये छोटा सा आम इंसान है, इसकी पैरवी करने के लिए इसकी खुद की मौजूदगी भी वहां पर होनी चाहिए, उस कालीन पर जो सियासी कालीन है। देखें, जो अभी अभी दोनों हमारे सम्मानित वक्ताओं ने बात की, वो लाजमी सी बात है, सही बात है। लेकिन अटल सरकार से जब आप उठा के देखेंगे, 1998 के बाद से जब अटल सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, और 2014 से आज तक जो मोदी सरकार बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें देखें कि महिलाओं की तरफ अगर किसी ने तवज्जो दी है, वह किसी ने ध्यान दिया है, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने सोचा, उनकी सोच थी कि हमारी माएं बहनें जो है वो खुले में शौच करने जाती हैं तो शौचालय दिया। उनकी सोच थी कि उन्होंने जो माँ बहनें जो आगी जला के चूल्हे पर रोटी पकाती थी, गैस का सिलेंडर दिए फ्री ऑफ कास्ट, उन्होंने जननी योजना दी। हमारी पार्टी ने जो है वो सुकन्या योजना चलाई। इसी के साथ साथ महिलाओं की तरफ जो ये आकर्षित हुई, वो हमारा सब्जेक्ट है। जो माननीय प्रियंका गांधी जी हैं, उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ महिलाएं जितनी सुरक्षित हैं, अभी आपने देखा कि समाजवादी की एक बहू भारतीय जनता पार्टी में शरीक हो जाती है। उसे पता है कि सुरक्षा की, विकास की, शिक्षा की, अन्य दृष्टियों से अगर कोई पार्टी जो है वो महिलाओं को पर ध्यान दे सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये जो प्रियंका गांधी जी का प्रयास है, ये सिर्फ प्रयास है, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं। उन लोगों को टिकट दे करके सिर्फ हमदर्दी हासिल करना चाहती हैं। ये हमदर्दी हो सकता है उन्हें मिल जाए, लेकिन वोट विकास को होगा, सुरक्षा को होगा, शिक्षा को होगा, और जो सामाजिक कार्य हैं उनको होगा। ठीक है फरहत अली खान जी, मुझे नहीं पता आप कितनी पीढ़ी से बीजेपी में हैं, लेकिन फरहत अली खान जी, मैं एक जी मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ जी, 1998 से भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का 1998 में तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहा हूँ। ठीक है फरहत अली खान जी, मैं आपको बता दूं कि टोटल सैनिटेशन कैंपेन एक चल रहा था कांग्रेस के कार्यकाल से, संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम को अलग करके, और फिर बाद में ये जो बनाए जाने थे शौचालय, इसका एक अलग कैंपेन बना दिया गया। पहले ये टोटल सैनिटेशन कैंपेन चल रहा था सर, एक तो ये जानकारी दे दूं, और दूसरा महिलाओं की, मैं आ रहा हूं दिलीप जी, और दूसरा आपको नहीं पता है, कुलदीप सेंगर निकल जाते हैं कई बार बीजेपी में भी, कई बार ऐसे कारण हो जाते हैं, सब जगह हो जाते हैं, कांग्रेस में भी कोई निकल जाता है, समाजवादी पार्टी में निकल जाता है, फिर मैंने इनसे बलात्कार कांड वापस ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं, लेकिन अरे वरुण जी, हम बोल रहे, वरुण जी मैं तो फरहत अली खान जी से बात कर रहा हूं, अभी आपके पास आऊंगा। तो सर हम ये बात कर रहे हैं कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ खराब कारक निकल जाते हैं, लेकिन हम जिस बदलाव की बात कर रहे हैं, उस बदलाव पर राजनीतिक दलों को मुखर होना होगा कि हाँ ये हम कर रहे हैं, और वो शायद हुआ है। हमारे हर बदलाव को जो है वो नकल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो भारत देश में बदलाव किए हैं उसको अन्य दल नकल कर रहे हैं, जबकि बहुत पुराना कांग्रेस का संगठन था, वो भी आज नकल करने के लिए मजबूर हो गया है। ठीक है, नकल कर रहे हैं।
ठीक है दिलीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वरुण जी फिर मैं आपके यहाँ से आऊंगा। दिलीप जी कुछ कहना चाह जी। कल से सोशल मीडिया पर कल परसों से चल रहा है कि जहां बेटियां सुरक्षित हैं लोग वहीं जा रहे हैं। अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली तो अपर्णा यादव तो सुरक्षित हो गई, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है महिलाएं, क्या वो सुरक्षित नहीं रहेंगी इस देश में? ये सर अब देखिए सवाल तो ये भी है, ये बीजेपी वाले कहते थे राम भक्तों को मरवा दिया, वो समाजवादी पार्टी है, और अब उस राम भक्तों को मरवाने जो कहा कि राम भक्तों को जिनने गोली चलवाई उन समाजवादी पार्टी के लोगों से इनने उनकी बहू ले ली। अब सर इनका भी मापदंड पता नहीं चल पाता। फरहत अली खान जी कभी कभी आप लोगों बहू ले ली, साड़ू भी ले लिया, मैं सर बता दूं ये सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें हो रही हैं और ये लाजमी सी बात है, जिन्होंने कार सेवकों के खून से सरयू नदी को लाल कर दिया था, आज उनके समाज के उनके घर के लोग विद्रोह कर रहे हैं, चाहे शिवपाल के पैर पकड़ के उन्हें मनाना पड़े, लेकिन वो बहू और अपने जो समधी थे उनको नहीं मना पाए, या उनके जो रिश्तेदार थे गुप्ता जी। और आज जो राम मंदिर के निर्माण के लिए जिन्होंने धार्मिक विकास किया है, काशी कॉरिडोर बनाया है, उनकी तरफ उत्तर प्रदेश की पूरी जनता जो है वो लग गई है। ठीक है वरुण जी पहले तो आप कुछ कहना चाह रहे थे वो कह लीजिए, आपके जवाब में ही 50 सवाल छुपे होंगे, लेकिन फिर मैं सवाल कर लूंगा। सर आपने कुछ उत्तर तो आपने दे दिए खान साहब की बात के, जैसे शौचालय की बात करें, जयराम रमेश के टाइम ही योजना बन गई थी, मैंने बता दिया सर, वो तो मैंने बता दिया टोटल सैनिटेशन कैंपेन। गैस की जो बात थी, राजीव गांधी एलपीजी योजना थी, उसको इन्होंने बदल दिया। फाइनेंशियल इंक्लूजन के मेरे पास कागज पड़े, मैं आपको दिखा सकता हूँ, आरटीआई के भी पड़े, मैंने लगाई थी। देश बदला है, आपने तो योजनाएं चलाई, इन्होंने देश बदल दिया सर। नहीं ये कह रहे थे नकल कर रहे हैं, ये तो बदल ही दिया, ये तो आप समझिए, ये तो आप समझिए। अरे वरुण जी ये तो आप समझिए ज्योग्राफिकल सिचुएशन नहीं बदली है, बस देश ही बदला है। बदलाव की ओर है। बहुत बढ़िया कमेंट, वो भी बदल दिया। चाइना घुस गया जगह जगह, जवाब नहीं दे पा रहे, ज्योग्राफिकल सिस्टम पूरी डेमोग्राफी बदल दी इन्होंने। आज कह रहे हैं चीन घुसा नहीं, चीन दुनिया कह रही है घुस गया, सैटेलाइट इमेज आ रहे हैं, मीडिया कह रहा है, पर ये नहीं मान रहे। खैर वो अलग बात है, मानेंगे जनता मनाएगी इनको। आप देखिए जो आप सोच की बात कर रहे हो, किसान बजट सबसे पहले राजस्थान सरकार ने प्रारंभ किया। आज हम मांग करते हैं इनसे कि केंद्र में जो बजट आए 1 तारीख को, उसमें किसान बजट अलग से लाया जाए सर। इसलिए आज देखिए आज हम सर यूथ बदलाव हुआ है राजनीति में, उस पर बात कर रहे हैं सर। ये बदलाव की बात कह रहा हूं, बजट में किसान का अलग से बजट, यूथ के लिए अलग से मैनिफेस्टो, ये बदलाव की निशानी है, प्रोग्रेसिव सोच की निशानी है कांग्रेस की। अब ये कह रहे हैं नकल करी, अटल जी की बात करी, मोदी जी की बात, तो भाई पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, मैं तो मान लेता हूं भाई राजीव गांधी को सपने में मोदी जी ने कहा होगा कि भाई आप आरक्षण दे दो पंचायत राज में, नगर निकायों में। इंदिरा जी को कहा होगा आईपीसी में बदलाव कर दो, जो दहेज हत्याएं होती थी उस पर दहेज के आज केस लगते हैं, डोमेस्टिक जो वायलेशन के, डोमेस्टिक वायलेंस के जो अमेंडमेंट हुए लॉ है, वो भी मोदी जी ने सपने में बोल दिया था, नेहरू जी को, इंदिरा जी को, राजीव जी को, क्या अलग मैटर है। लेकिन जो प्रियंका गांधी सोच लाई है वो प्रोग्रेसिव सोच है। आज देखिए आज महिलाओं को टिकटें दे रहे हैं, उनको सशक्तिकरण हो रहा है, एक हवा बन रही है, उनके सोच आ रही है अंदर। भारतीय जनता पार्टी तो कभी अपनी महिला अध्यक्ष, आरएसएस में तो महिलाएं नहीं होती थी, आप देखिए किस प्रकार का बदलाव लाएंगे, ये तो आपको पता है। अब अभी दिलीप जी ने सारा कह दिया, पोस्टर गर्ल, एक महिला को पोस्टर गर्ल के नाम से प्रचारित कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे डॉक्टर प्रियंका हमारे पास आ गई एक समाज सेवा, लेकिन उनकी भी मैं टिप्पणी नहीं करना, जो 5 साल पहले ही आई पॉलिटिक्स में, समाज सेवा में। बहुत सी औरतें 20-20, 30-30 साल से कर रही हैं, हम सीनियर हो गई, वो अलग मैटर है। लेकिन जो प्रियंका गांधी की सोच है वो आगे आप देखिएगा एक मील का पत्थर साबित होगी भारतीय राजनीति के अंदर। संसद और विधानसभा में विधायिका में जो बनेगी, लॉ मेकिंग बॉडी हो जाएंगी, जब देश के अंदर जबरदस्त बदलाव आएगा। आप देखिए मनरेगा आया, किसी ने सोचा था कि दुनिया में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की सबसे बड़ी हिस्टोरिकल योजना, आप सोचिए आज फूड सिक्योरिटी बिल है, आरटीई, कितना बड़ा रिवॉल्यूशन है। हर बड़े बड़े स्कूल, कॉन्वेंट स्कूलों में भी उनको पढ़ाना पड़ता है बच्चों को, गरीब बच्चों को। ये आप क्या लाए हो? आप तो कानून की दृष्टि से बताइए, हमने ये सोच लाए, हम ये बदलाव लाए। अब आप खुद तो नकल भी नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली, और नाम ले रहे हो। आपने आज अभी एक बहुत बढ़िया न्यूज सुनाई त्रिशूल जी, और वो हम भी उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगाएंगे, पर मैं कह रहा हूं उस ज्योति को क्यों हटाई, अमर जवान ज्योति को? उनके पास अलग से एक आर्किटेक्चर बना के आप सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगा सकते थे। कांग्रेस अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के नेता रहे हो,
इनके पास खुद का कोई, आज मैं कह रहा हूं, अगर आपके इतने बढ़िया फिलोसफर थे दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कांग्रेस से आए थे, उनकी मूर्ति लगाते अगर जनता आपको फिर मानती ना। अगर आपके पास इतना ही वैभवशाली इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का, उनकी मूर्तियां तो लगा के बताओ। अब वो अभी पॉलिटिकल आंसर मैंने दिया क्योंकि इन्होंने कांग्रेस को, कई पॉइंट्स इन्होंने कांग्रेस को उठाए, लेकिन जो इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने और अब प्रियंका गांधी ने जो महिलाओं के लिए एम्पावरमेंट का काम किया है वो ऐतिहासिक है। आज हो सकता है कि वो सत्ता में प्रियंका गांधी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन आने वाली हिस्ट्री जो है वो प्रियंका गांधी को बगैर सत्ता के उन्होंने ये कदम उठाया है, इतना बड़ा बदलाव किया है, लोग भूलेंगे नहीं प्रियंका गांधी के प्रोग्रेसिव सोच को। दिलीप यशवर्धन जी, एक तो आपने जो बात कही कि पोस्टर गर्ल कहना ठीक नहीं है, ये बिल्कुल मैं आपको इसके लिए हार्दिक साधुवाद किए, ये अच्छी बातें हैं जो बदलाव होना चाहिए। मैं आ रहा हूं फरहत अली खान जी, आ रहा हूं, आप ये भी सोच के रखिएगा तब तक कि बीजेपी ने कितने टिकट दिए मुस्लिमों को। दिलीप यशवर्धन जी, ये जो बदलाव का बात चल रही है, बदलाव की ये जो हवा चल रही है, मुस्कुराने लग गए आप, ये जो हवा चल रही है बदलाव की और ये जो बदलाव किए जा रहे हैं, क्या लग रहा है सच में कि लोगों ने जो कहा था, लोगों ने जो सोचा था और लोग जो सोच के बैठे हैं, और लोकतंत्र में जब चुनाव होता है लोग जो अपना मन जाहिर करते हैं, कहीं उसका परिणाम है कि राजनीतिक दलों को वो कदम उठाना पड़ रहा है, शायद इसलिए? बिल्कुल डिफर करता हूँ। राजनीतिक दल कभी लोगों के मन से नहीं चलते। जनता तो रोटी कपड़ा और मकान की बात चाहती है, वो सुरक्षा स्वास्थ्य अच्छा चाहती है, लेकिन वो कहाँ मिल रहा है। राजनीतिक पार्टियां तो जातिगत समीकरण, धार्मिक उन्माद, मंदिर मस्जिद, ये लेकर के लड़ाइयां लड़ती है ना। आप देखिए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे राम ईश्वर है, राम को कौन ला सकता है? राम को लाने वाला किसकी औकात है जो राम को लेकर के आएगा? राम सबको लेकर के आए, हम सब राम के बनाए हैं, हम राम को थोड़ी बना सकते हैं। और अगर हम धर्म को मानते हैं तो ईश्वर हमारे अंदर है, आम ब्रह्मास्मि, हमारे ही अंदर ईश्वर है। हम अपने को पूज लें, इंसान इंसान को नहीं पूज रहा है तो काहे का भगवान, काहे का अल्लाह, काहे का गुरु गुरुद्वारा। ये तो जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर जो बने हुए हैं, ये एक प्रतीक है। यहाँ जाकर के आप अपनी आस्था को व्यक्त कर सकते हैं। असली धर्म तो ये है कि आप इंसान की केयर करें, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही सबसे बड़ा जो है धर्म होता है। तो वो धर्म की राजनीति को आगे बढ़ाइए, भाईचारे की राजनीति को आगे बढ़ाइए। सबसे बड़ा जो फोकस होना चाहिए वो देश के डेवलपमेंट पे होना चाहिए। तो देश का डेवलपमेंट इन जातिगत समीकरणों से नहीं होगा, रिजर्वेशन देने से नहीं होगा। सामाजिक समरसता बहुत जरूरी होती है राजनीति के अंदर, लेकिन सामाजिक समरसता के साथ साथ जिस व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है उस व्यक्ति की एलिजिबिलिटी भी देखना जरूरी है कि क्या वो जनप्रतिनिधि बन करके इस देश की संसद में इस देश के कानून और संविधान को समझ के इस देश को प्रगति के पथ पे ले जा पाएगा। आप शपथ दिलवाते हैं, किसी के विधायक, मंत्री और सांसद को मंदिर में बैठाने से पहले शपथ दिलवाते हैं कि मैं भारत के कानून और संविधान के हिसाब से इस देश की जनता की सेवा करूंगा। ये बताइए कि जो व्यक्ति जिसने कभी कानून तो छोड़ दीजिए, स्कूल ना गया हो, किताब ना पढ़ी हो, वो कैसे भारत के संविधान के हिसाब से देश की सेवा करेगा? तो सामाजिक समरसता बैठालिए, जातिगत समीकरण क्योंकि वो राजनीति की नसों में घुस चुका है, उसको निकालना बड़ा मुश्किल है, वो करिए, सब करिए। साम दाम दंड भेद, ये धर्म में भी कहा गया है। तो राजनीति मर जाएगी अगर ये निकाल दिया जाती बात तो। नहीं, मैंने कहा ये धर्म में भी कहा गया, लेकिन इसका उद्देश्य नेगेटिविटी नहीं होता है। साम दाम दंड भेद का मतलब होता है कि आप किसी तरीके से समाज को फायदा पहुंचाइए और समाज के सब वर्गों को फायदा पहुंचाइए। किसी वर्ग को रिजर्वेशन देकर के मत बात करिए कि इसको माइनॉरिटी कह दिया जाए, इसको रिजर्वेशन दे दिया जाए, इसको ये कर दिया जाए, उसको वो कर दिया जाए। आप सर्व समाज की बात करिए। सरकारी संसाधनों पर सर्व समाज का हक होना चाहिए। जो कमजोर है उसको ज्यादा मिलना चाहिए, जो संबल है उसको कम मिलना चाहिए। ठीक बात है। फरहत अली खान जी, ये जो प्यास है ये एक गिलास पानी से नहीं बुझेगी प्रतिनिधित्व की। दरअसल हक सबका है और हक सबको मिलना चाहिए और हम उसी हक की बात करते हैं। फरहत अली खान जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल, मेरी आ रही है। बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। तो फरहत अली खान जी, मैं आपसे एक सवाल बीच में छोड़ के ये भी चला गया था कि
कितने टिकट मुस्लिमों को मिले हैं, जरा बताइए तो बीजेपी से, और कितने मिलने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी मुस्लिम समाज जो सेवा कर रहा है, देश की सेवा, पार्टी की सेवा कर रहा है, वहां पर वो टिकट देती है। आज मुख्तार अब्बास नकवी बड़े नेता हैं, आज शाहनवाज हुसैन और अन्य लोग बहुत बड़े बड़े नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान जो है वो टिकट के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी में देश की सेवा करने के लिए मुसलमान लगा हुआ है। और ये टिकट विकेट जो है ये कांग्रेस, समाजवादी, ये जो है ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं तो वो देते हैं। अभी हमें मुसलमानों को अच्छी शिक्षा की जरूरत है, अच्छे कारोबार रोजगार की जरूरत है, जो धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी ने फराहम कराना शुरू किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान जो हैं पूरी तरीके से आभारी है। अगर घर बांटा गया मुसलमानों को, जो कमजोर तबका था, तो वहाँ भेदभाव नहीं हुआ। राशन बांटा गया, आयुष्मान कार्ड बांटे गए, गैस के सिलेंडर बांटे गए, तो मुसलमानों के प्रति जो ये लोग हैं ये वोटर और कैंडिडेट के बतौर तोलते हैं अन्य दल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को भी इंसान मानती है। को भी आपने ये लगा दिया ना, को भी, ये को भी जो है ना, इसी पर तो मैं सवाल करता हूं बार बार, ये को भी लगाना पड़ा आपको, मुसलमानों को भी आपने क्यों कहा ऐसा, बताइए जरा, क्यों कहना पड़ा आपको ऐसा? मैं फ्लुएंटली में बोल गया उसको। भारतीय जो मुसलमान हैं उनको वोटर मानती है, वो इंसान मानती है, वोटर नहीं मानती। उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो देने की सख्त जरूरत है, ना कि टिकट। चलिए फिर भी ये तो बता दीजिए टिकट मिले कितने हैं सर? देखिए उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को अभी तक जो भी कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं उसमें किसी को मुसलमान को अभी तक टिकट नहीं मिला है। यही तो बात है सर, यही तो बात है। फरहत अली खान जी बोल रहे हैं कि ये जो नागरिक अधिकारों की बात चल रही है, यही तो सवाल बन जाता है सर कि फिर कहाँ पे कौन खड़ा है, दिखता तो है ना सर सब कुछ। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे राजनीति नहीं करने आया हूँ मैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो हम ये जो पैरवी कर रहे हैं, ये बदलाव की पैरवी कर रहे हैं कि वर्तमान दौर में जो लोकतंत्र में बड़े बदलाव होने हैं उनमें कौन कौन राजनीतिक दल क्या क्या कर रहा है, और उसी पे चर्चा कर रहे हैं सर। इसी से जुड़ा ये सवाल है सर आपसे जो मैंने पूछा है। देखिए आप कितने मुसलमानों को, मोहसिन रजा साहब को एमएससी बनाया, बुक्कल नवाब को एमएससी बनाया, अभी अन्य मुसलमान हैं जो काबिल मुसलमान हैं उन्हें एमएससी एमएलए बनाए जाएंगे। उंगलियों पे है सर, उंगलियों के पोर पे। ठीक है वरुण पुरोहित जी, ये जो बदलाव की बात चल रही है, ये जो बदलाव की कहीं एक बयार है, सबकी भागीदारी तो है लेकिन आंतरिक और बाहरी दोनों में फर्क दिखता है, वो फर्क क्यों है? हमारी पार्टी में कोई फर्क नहीं है। भाई आप खान साहब से पूछ रहे थे, आप मुसलमान टिकट की पूछ रहे हो, मैं इनसे पूछो कितनी मुसलमान लेडीज को, स्त्रियों को, महिलाओं को इन्होंने टिकट दिए। ये हम बात करें महिला सशक्तिकरण की, कह रहे भाजपा ने किया, भाजपा ने किया, मोदी जी है जब से ही हुआ, तो आपने कितनी महिलाओं को मिनिस्टर बनाया, कितनी महिलाओं को आपने टिकट दिए, कितने राज्यसभा की टिकट देते थे, भाई चुनाव नहीं था। तो वो प्रश्न अब आपने पूछ लिया, उसका उत्तर इन्होंने दे दिया, इनको नहीं समझ में आ रहा। मैं कह रहा हूँ एक बहुत बड़ा प्रश्न है। भारत जो 2021 में एस्टिमेटेड है 464 मिलियन युवा फोर्स हिंदुस्तान के, यूथ फोर्स हिंदुस्तान के अंदर है, दुनिया का सबसे बड़ा जो युवा देश भारत है। तो ये आप युवाओं पे ध्यान देना जरूरी है। उनको चाय पकौड़े की सरकार थोड़ी बनवानी थी युवाओं को। हमने युवाओं का मैनिफेस्टो, यूथ मैनिफेस्टो करके अलग निकाला है इतनी बड़ी आबादी के लिए, क्योंकि आप ये देखिएगा 2026 के बाद से डिक्लाइन होने लग जाएगी हमारी युवा शक्ति जो है। तो उसको किसी भी हाल में हमको मुख्य धारा में लाके उस एनर्जी को देश के निर्माण में उसका कोई ना कोई रोल होना चाहिए, उसकी भागीदारी होनी चाहिए, उस पर हमारा फोकस है। हमारा फोकस महिलाएं, क्योंकि लड़कियां पढ़ लिख के आज देखिए सारा टीवी, आप त्रिशूल जी बुरा ना मानिएगा, टीवी चैनल में मैं तो क्यों मानूंगा सर बुरा, मैं तो बुरा मानता नहीं, मैं तो बात ऐसी कर देता हूँ, लोग बुरा मान जाते हैं। नहीं मैंने कहा कहीं आपको हर्ट करे इसलिए नहीं, मुझे कोई हर्ट नहीं करती, अच्छी बात है, कीजिए, बताइए आप। कितनी महिलाएं, कितनी लड़कियां आज टीवी चैनल चला रही हैं, चाहे हमको पसंद आए नहीं, उनका किस प्रकार से बोले, जो भी इतना बढ़िया प्रोग्रेस देश के अंदर कर रही है। अब अगर इनको देना ही था तो इन्होंने भाई अर्चना गौतम की खिलाफत क्यों करवा रहे हैं हिंदू संगठनों से? आप पूछिए इनसे, क्या मॉडलिंग करना अपराध है? तो आप प्रतिबंध क्यों नहीं लगा दिया पूरे देश में? आपने लगा देते, आपकी सरकार थी, वो तो नहीं लगा रहे हो। और कोई लड़की को टिकट दिया जा रहा है तो आप उस पर आरोप लगा रहे हो कि साहब यहाँ हस्तिनापुर से क्यों दिया, हस्तिनापुर से क्यों दिया।
ये नहीं, चीजें वो देखिए तो- भारतीय जनता, और अभी भी आपने खान साहब तो बहुत ही बढ़िया सज्जन आदमी है, लेकिन इनको भी ये बोलना पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बोलना कंपलसरी है। जो भारतीय जनता पार्टी में वही मुसलमान है, बाकी कोई मुसलमान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो है प्रोग्रेसिव सोच है, बाकी की नहीं है। आप इनसे पूछिए 2014 से पहले कुछ नहीं था कि भारत के अंदर चाय पकौड़ी की दुकान थी, कोई रेलवे स्टेशन एक टूटा फूटा था। आज इन्होंने 7.5 साल, जो 7.5 ही हमारे शनि की दशा होती है, 7.5, मैं तो कह रहा हूँ 7.5 ही शनि की महादशा चल रही है, 10 मार्च को पूरी होगी, आप देख लीजिएगा। जो आदमी की सोच ही ऐसी हो कि मैंने कर दिया बाकी सबने कुछ नहीं किया, ऐसे सोच के लोगों से आप देश के निर्माण, देश की प्रोग्रेस सोच नहीं सकते। देश की प्रोग्रेस होती है बड़ा दिल करने पर। देखिए प्रियंका जी कोई सत्ता में नहीं है, ये खुद ही कहते हैं एमपी नहीं है, वो नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल ठीक बात के बावजूद वो ऐसी सोच ले आई ठीक है। संगठन के अंदर। और एक बार तो मैं आपको कह रहा हूँ त्रिशूल जी टिकट देने ही पड़ेंगे। राजनीतिक है कि नहीं आदमी, जब तक आप उनको आगे नहीं लाओगे, ठीक है, तो आप कैसे उनका एम्पावरमेंट होगा? ठीक है, ठीक शुरुआत में है, महिलाएं ठीक है, सरपंच मैं थोड़ी समझ रही थी सरपंच का काम। आऊंगा आपके पास। दिलीप यशवर्धन जी, पंचायत राज में नगर निकायों में करने लगी काम। ठीक है दिलीप यशवर्धन जी, ये जो बदलाव की बात चल रही है और ये बदलाव जो होना है और कहीं शुरुआत उसकी हो चुकी है, इसके लिए ईमानदारी भी बेहद ज़रूरी है राजनीतिक दलों की। और अगर वो ईमानदारी नहीं रखी गई तो ये फिर से एक धोखा होगा नया आम इंसान के संग। ईमानदारी और राजनीति ये बोल सपाट बातें हैं त्रिशूल जी। ईमानदारी राजनीति में अगर आ जाती तो देश अब तक कब का बहुत आगे निकल चुका होता। ईमानदारी रहती है, अपने लोगों के प्रति रहती है, अपनी व्यक्तिगत प्रगति के प्रति रहती है, अपनी सत्ता, अपनी सरकार कैसे रहेगी इसके प्रति रहती है, लेकिन जनता के प्रति ईमानदारी नहीं रहती। जनता के प्रति ईमानदारी अगर आपको देखनी तो आप सरकारी आंकड़े देखिए, वहाँ आपको 200% ईमानदारी दिखेगी, लेकिन धरातल में वो बहुत कम हो जाती है। हर व्यक्ति, हर राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक पार्टी का जो भी प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, वो इस बात के कसीदे पड़ता है कि इसकी सरकार ने बहुत सारा काम किया है। मैं भी मानता हूँ साहब, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि इस देश के अंदर अगर कोई प्रगति है तो उसका श्रेय पूर्ववर्ती सरकारों को जाता है, और अगर कोई कमी है तो उसका सेहरा भी पूर्ववर्ती सरकारों के सर ही बंधेगा, आज की सरकार के सर पे नहीं बंधेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो होना चाहिए था, जो वास्तविक चीजों पे काम होना चाहिए था, उस वास्तविक चीजों पर काम नहीं किया गया। यहाँ मैं कांग्रेस के लिए कई बार कह चुका हूँ कि जो काम कांग्रेस कर सकती थी, क्योंकि शुरुआत में कांग्रेस ही थी। बिल्कुल दिलीप जी, जो आप कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं करना होगा जी। सभी ने इस देश के लिए योगदान दिया है जी। अगर राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए ना किया होता तो उसका मर्डर नहीं होता। इसका मतलब वो देश के लिए और देश के दुश्मनों के खिलाफ चल रहे थे। इंदिरा गांधी जी अगर देश के दुश्मनों के खिलाफ नहीं होती तो उनको मारा नहीं गया होता। लाल बहादुर शास्त्री जी अगर इस देश के लिए काम नहीं कर रहे होते तो उनका मर्डर नहीं किया गया होता। जिन प्रधानमंत्रियों को मारा गया है वो साबित करता है कि वो देश हित में काम कर रहे थे और दुश्मनों के खिलाफ काम कर रहे थे, तभी दुश्मनों ने उनको मारा। अगर वो देशद्रोह का काम कर रहे होते तो दुश्मन मारता क्यों? दुश्मनों को और सशक्त करता है। ये बातें समझने की होती हैं, क्योंकि मुझे किसी राजनीति से सरोकार नहीं है। जो अच्छा कर रहा है मैं उसको अच्छा कहूंगा, बिल्कुल खराब कर रहा है मैं उसको खराब कहूंगा। बिल्कुल। फरहत अली खान जी, एक शेर मुझे याद आ गया। ये जो आम इंसान है ना, ये सिर्फ इतना चाहता है कि मिले खुश्क रोटी वो आज़ाद होकर, मिले खुश्क रोटी जो आज़ाद होकर वो खूब जिल्लत के हलवे से बेहतर। ये शेर याद आ गया देख के कि दरअसल इकबाल का शेर है। हाँ, तो दरअसल ये जो शेर है ना, ये इसीलिए है कि आम इंसान अपनी मौजूदगी चाहता है और बेहतरी चाहता है और राजनीति से कुछ चाहता नहीं है ज़्यादा, और वो आप लोगों को करना चाहिए। और उसमें कौम और ये नहीं बांटना चाहिए, ये इस कौम का है, ये इस कौम का है, ये साफ गोई आपको रखना चाहिए। जी बिल्कुल। बिल्कुल, हम लोगों ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नारे को लेकर के काम किया है। हमने जाति, धर्म, जात पात में बिल्कुल नहीं बांटा है। जहां पर हमने पुरुषों को बड़ा अधिकार दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, वह महिलाओं को भी अधिकार दिए हैं। साथ रहती है बात प्रियंका गांधी जी की, तो प्रियंका गांधी जी को मैं इस बात की भी सराहना दूंगा कि उन्होंने राहुल गांधी जी जो कांग्रेस पार्टी को डुबोए दे रहे थे,
उनको अलग हटा करके, अलग रख करके राजनीति शुरू की है। अभी राजनीति शुरू की है, कोशिश करें। भारतीय जनता पार्टी जो है वो विकास का रथ लेकर के निकल पड़ी है, और वो ऐसा विकास करती है जैसे बादलों से, आसमान से बारिश होती है और वो सब पर बरसती है। वो धर्म, जात पात, जीव जंतु, पशु पक्षी कुछ नहीं देखती। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक विकास का पहिया भारत में चलाया है। जैसे अभी आपने कहा कि सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, और मेरे दोस्त अभी अभी बोल रहे थे कि हमारे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं उनकी प्रतिमा, ये सब हम लोगों ने लगाई है। ये हमारे वारिस से, ये हमारे विरसे मिले हैं। अगर हम इनको हाईलाइटेड नहीं करेंगे तो हमारा विकास, जो इन्होंने अंत्योदय का नारा दिया था, वो कैसे साबित होगा। आज आखिरी बंदे तक भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा और विकास पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और उत्तर प्रदेश और होने वाले 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से कामयाब होगी। ये मेरा जो है वो एक दृढ़ संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर, चाहे धार्मिक विकास हुआ हो या सामाजिक विकास हुआ हो, विकास ही के पहिए को लेकर के चली है और आगे बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, वरुण पुरोहित जी, कितना आगे बढ़ जाएगी भारतीय जनता पार्टी, जरा बताइए। और ये जो 117 आदमी आपने कहीं 166 में से तय किए हैं, इसमें कितने जीत जाएंगे? क्या लगता है आपको, बदलाव सच में होगा? लोग चाहते हैं बदलाव? देखिए त्रिशूल जी, अभी मैं खान साहब की बातें सुन रहा था। उन्होंने, आप देखिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इनको एक तो एक फोबिया है गांधी परिवार का, क्योंकि उनका त्याग और बलिदान का इतिहास, उनकी विश्वसनीयता को देखते चाहते हैं किसी भी तरह से गांधी परिवार पिछड़ जाए, अलग हो जाए तो हम सत्ता में बने रहे। ये जनता के वोट लेके आए, वो कैसे भी लाए, बालाकोट से लाए, पठानकोट से लाए, ये जनता का काम करके रहते थे। उनको गांधी परिवार का नाम जपने की आवश्यकता नहीं होती। आप जो बदलाव की बात कर रहे हो, टिकटें, देखिए शुरुआत तो हमको कहीं ना कहीं से करनी होगी। आप ईमानदारी सोच की बात कर रहे थे, प्रियंका गांधी इससे क्या ईमानदारी सोच दिखाएंगे कि उन्होंने जो वादा किया उन लेडीज को, स्त्रियों को, लड़कियों को टिकट दे रही। अब उनमें से कुछ जीत के भी आएंगी, कुछ मान लीजिए कम वोट लेंगी, कुछ ज्यादा लेंगी, एक उनकी भागीदारी तो सुनिश्चित हो जाएगी ना। अब भारतीय जनता पार्टी को अगर महिलाओं की इतनी चिंता थी, 40% नहीं 20% ही टिकट दे देते, पर वो क्योंकि अनुसरण तो प्रियंका गांधी का करना चाहते हैं। प्रियंका गांधी ने रैलियां रद्द करी, इनको करनी पड़ी मजबूरी में, इनको सारे काम मजबूरी में करने पड़ रहे हैं, तो ये नाम लेना चाहते हैं हर चीज में। आप भाई 20%, मैं तो कह नहीं रहा भाई भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी, अटल जी, अडवाणी जी के टाइम तो थी, अब है नहीं। ये तो जनता रियलाइज कर रही है। 17 करोड़ लोगों को आपने जो गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिया, तो कितना विकास किया, सबका साथ सबका विकास देख लिया बेचारों ने। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप टिकट क्यों नहीं देना चाहते हो, इनसे पूछिए आप, इनके पास महिलाएं नहीं है क्या? अभी इन्होंने इंपोर्ट कर ली, मुलायम सिंह परिवार की बहू, कितना हल्ला मचा रहे। इनकी तो लड़ाई 20 और 80 की है अरुण जी। इनकी लड़ाई है परिवारों को तोड़ने की, देश को, समाज को विघटन करने की इनकी सोच है। आज एक परिवार की बहू लाते हैं, कितना हल्ला मचा रहे हैं, हम उनकी बहू लिया है, हम उनके परिवार में विघटन कर दिया, ऐसा उत्साह मना रहे हैं कि मुलायम सिंह जी परिवार का विघटन कर दिया। अब जिनकी विघटनकारी सोच होगी वो तो इसी बात में उत्साह मनाएगा। अब कोई अपर्णा यादव बहुत बड़ी नेता तो है नहीं कि उसके पहले भी चुनाव लड़ी हुई है कि उनके कहने से बयार आ जाएगी साहब ये बीजेपी वाले जीत जाएंगे। इनका खुद का प्रोडक्शन का है, मैं पूछ रहा हूँ, इनके कार्यकर्ता कहाँ हैं जिनको टिकट नहीं दे पा रहे हैं? इसका मतलब महिलाएं कार्यकर्ता नहीं है इनके पास में, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। और हमने तो ईमानदारी सोच से जो घोषणा प्रियंका गांधी ने करी उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। आप भी 20% ही दे दो महिलाओं को, कर दे खान साहब घोषणा, मुझे कहाँ दिक्कत आ रही है? करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी में। अगर महिलाएं हैं, या तो आप समझते नहीं हो उनको कि वो है चुनाव लड़ने लायक, और योग्य समझते हो तो उनको टिकट दीजिए। ठीक है, अनुसरण करिए प्रियंका गांधी का। दिलीप यशवर्धन जी, ये जो नया बदलाव और ये जो बात की जा रही है, ये जमीनी स्तर पे हकीकत में बदल पाएगी, लगता है आपको? कोई नहीं लाएगा। मैं देखिए, मेरा एक मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि राजनीति से आप सबको प्राथमिकता दीजिए या उसको अगुवाई करने का मौका दीजिए। देखिए, जनतंत्र से सरकार बन सकती है, जनतंत्र से सरकार चलती नहीं है। सरकार चलाने के लिए काबिल आदमी की जरूरत होती है। आप किसी भी महिला को उठा करके टिकट दे दीजिए,
दीजिए, तो जाति के नाम पे जिता दीजिए, धार्मिकता के नाम पे जिता दीजिए, क्षेत्रीय समीकरण से जिता दीजिए। क्या वो महिला उस कुर्सी पे बैठ करके या उस मंत्रालय में बैठ करके सरकार चलाने लायक है? ये भी आपको देखना जरूरी है। प्रियंका ने जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करी, अच्छी बात है, लेकिन महिला सशक्तिकरण के साथ साथ महिला की काबिलियत देखना भी बहुत जरूरी है। जी जी, समय समाप्त हो रहा है। दिलीप यशवर्धन जी, फरहत अली खान जी, वरुण पुरोहित जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। बड़े बदलाव की बात चल तो रही है, लेकिन ये बदलाव जमीनी स्तर पर कितना कामयाब होगा ये चुनाव के परिणाम बताएंगे। बहरहाल देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।